हेलो एवरीवन। ये हमारा जो हम न्यू लेबर कोड पढ़ रहे हैं उसमें हम पढ़ने वाले हैं सोशल सिक्योरिटी, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। इससे पहले हमने कोड ऑन वेजेस 2019 वाला पढ़ लिया था, जिसमें मैंने कुछ एक चीज़ हमसे मिस हो गई थी, वो थी वेजेस। वेजेस क्या होता है, तो उस वीडियो में ये चीज़ मिस हो गई थी, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ। और जो वेजेस रहेगा वो जो हमारे सारे जो लेबर कोड है नए, उनमें सब पे वेजेस की एक ही डेफिनेशन दी गई है। तो वेजेस पहले की तरह ही है, बस थोड़ा सा इसमें चेंज किया गया है। जैसे पहले का जो वेजेस होता था उसमें क्या, बेसिक पे उसका जो होता था वर्कर का, और उसका जो डीए होता था, डीआरएनएस अलाउंस, उसको वेजेस माना जाता था। लेकिन अब जो वेजेस है, जो न्यू कोड्स है, उसमें जो वेजेस है उसमें भी सेम बेसिक पे तो है ही, साथ में डीए भी है, और एक रिटेनिंग अलाउंस भी शामिल किया गया है। अब रिटेनिंग अलाउंस कैसे होगा वो देखो। अ, पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ, एक पेज ऐड करता हूँ पहले, फिर मैं आपको, चलो यहीं बता देता हूँ मैं आपको कि जो नया लेबर कोड है हमारे, उसमें जितने भी बेसिक पे रहेगा जो भी, और उसका डीआरएनएस अलाउंस रहेगा, और उसमें रिटर्निंग अलाउंस उसको ऐड किया जाएगा। लेकिन किस चीज़ को एक्सक्लूड किया जाएगा, तो वो चीज़ें बता देता हूँ मैं। जैसे पहला ए पॉइंट्स ध्यान रखना, मैं जो ABCD लिख रहा हूँ, ए कोई भी अगर उसको बोनस मिल रहा है तो उसको एक्सक्लूड किया जाएगा, उसको वेजेस में काउंट नहीं किया जाएगा। बी, कोई भी जैसे मकान, बिजली, पानी, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, हमारा मेडिकल सुविधा हो गई, कोई अन्य जो सुविधा है जो सरकार ने वेतन के अलग माना है, उसको एक्सक्लूड किया जाएगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर। तीसरा, ठीक है, ये समझ गया, इसमें और भी है, जैसे मेडिकल भी हो गया, मकान भी हो गया, ये सब चीज़ें है ना। दूसरा, जो आपका पीएफ कंट्रीब्यूशन होता है, ईएसआई कंट्रीब्यूशन होता है, ये इन चीज़ों को एक्सक्लूड किया जाएगा। डी वाले में कोई भी अगर ट्रेवलिंग कंसेशन उसको मिल रहा है तो उसको एक्सक्लूड किया जाएगा। ई देखो, आ, कोई स्पेशल अलाउंस एक्सपेंस मिल रहा है उसको, कि भाई उसकी जॉब के नेचर की वजह से उसको कोई स्पेशल एक्सपेंस मिल रहा है, उसको भी एक्सक्लूड किया जाएगा। एफ वाला देखो, उसको कोई हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है, उसको एक्सक्लूड किया जाएगा। जी वाला, जी वाला देखो, कोई भी अगर मान लो कोई डिस्प्यूट हुआ था, उसमें कुछ उसको सेटलमेंट या कुछ रिवार्ड में कुछ मिल रहा है, उस कुछ डिस्प्यूट होता है, जैसे हमने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में पढ़ा था कि सेटलमेंट क्या होता है। वैसे अगर उसको कुछ रिवार्ड मिल रहा है, मान लो उसको रिवार्ड या सेटलमेंट मिल रहा है, तो उसको एक्सक्लूड किया जाएगा। और ओवर टाइम का जो उसको पेमेंट मिल रहा है, उसको भी वेजेस से एक्सक्लूड किया जाएगा। आई, और कोई कमीशन मिल रहा है, उसको एक्सक्लूड किया जाएगा। आई के बाद जे, और जो उसको ग्रेचुइटी मिल लेती है उसको भी एक्सक्लूड किया जाएगा। और कोई अगर रिटायरमेंट उसको बेनिफिट मिल रहा है, या फिर जैसे रिट्रेचमेंट कंपनसेशन बोले, जैसे उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है, या फिर कोई रिटायरमेंट बेनिफिट मिल रहा है, रिट्रेचमेंट कंपनसेशन बोल देते हैं हम जिसको, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। ये सब, ये HIJK है, ये के, ठीक है। तो मैं वापस बताता हूँ। अब देखो वेजेस में क्या क्या किया जाएगा। पहले क्या करते थे हम, बेसिक पे जो रहता था और डीए रहता था, उसको वेजेस में काउंट करते थे। लेकिन जो अब नया वेजेस हमारा जो नए कोड आया, उसमें वेजेस की डेफिनेशन क्या दी गई है कि आपका बेसिक पे तो रहेगा ही, साथ में आपका डीए भी रहेगा, और कुछ रिटेनिंग अलाउंसेस रहेंगे। लेकिन उसमें से ये इन जो मैंने पॉइंट्स बताए, ABCDEFGHIJK, इन सब चीज़ों को एक्सक्लूड किया जाएगा। लेकिन इसमें भी एक शर्त है, देखो शर्त क्या है। जो मेरे अपने ये ए से लेके जो आई तक है, कमीशन तक जो दे रखा है, ए से बोनस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये हाउस वगैरह का, पीएफ का, ट्रैवलिंग कंसेशन का, स्पेशल एक्सपेंस हो गया, HRA हो गया, रिवार्ड हो गया, ओवर टाइम हो गया, कमीशन हो गया, ये जो चीज़ें हैं ए से लेकर आई तक, अगर ये जो उसका नेट सैलरी बन रही है, इनको मिला के जो उसकी सैलरी बन रही है, उसके अगर 50% से ज़्यादा क्रॉस कर रहा है, मान लो वो उसका 57% हो रहा है, तो उसमें जो एक्स्ट्रा 50% से जो ज़्यादा है, जो 7% ज़्यादा हुआ है, वो उसको वेजेस में कैलकुलेट कर दिया जाएगा, ठीक है।
दोबारा बताता हूँ कि जो हमारे ए से आई तक जो भी है, ये बोनस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी वाटर ही हो गया, पीएफ हो गया, ट्रैवलिंग कंसेशन हो गया, स्पेशल एक्सपेंस हो गया, एचआरए हो गया, कुछ रिवार्ड या सेटलमेंट पर कुछ पैसे मिले वो हो गया, ओवर टाइम हो गया और कमीशन हो गया, वो उसकी जो इससे जो वेज बन रहा है, इन चीज़ों से जो वेज बन रहा है, बेसिक पे, डीए, रिटेनिंग अलाउंस, इनसे जो वेजेस बन रहा है उसके अगर 50% से क्रॉस हो रहा है, जो एक्स्ट्रा क्रॉस हुआ है वो उसको उसके वेजेस में ऐड कर दिया जाएगा। पहला प्रोविज़न तो ये है। दूसरा, जैसे कोई इक्वल पे हो गया या इक्वल वर्क है, मतलब समान काम के लिए जो समान वेतन होता है, उसके उद्देश्य से कुछ उसको अलाउंसेज दिए जा रहे हैं, जैसे कोई मकान का अलाउंस दिया जा रहा है और ट्रैवलिंग का दिया जा रहा है, ओवर टाइम दिया जा रहा है, कमीशन दिया जा रहा है, तो उसमें वेजेस की गणना में उनको भी, वेजेस जब हम काउंट करेंगे तो उसको भी शामिल माना जाएगा। किस केस में? जब इक्वल पे या इक्वल वर्क का जब केस आ रहा है उसमें। और दूसरा, एक और दो प्रोविज़न बता दिए मैंने। तीसरा प्रोविज़न, जैसे कुछ इन काइंड होता है, जैसे नगद नगद जो कैश पैसे देने की वजह से खाना दे दिया, घर की सुविधा दे दी, ये सब चीज़ें भी उसके वेजेस में काउंट की जाएगी, लेकिन 15% से ज़्यादा नहीं। उसकी जो वेज है उसके 15% से ज़्यादा नहीं। मान लो उसका वेज 100 रुपये है और ये सब मिला के जो उसका इन काइंड वाली है, जो खाने के सामान वगैरह की, वो 17 रुपये बन रहा है, तो उसमें 15 ही काउंट किया जाएगा, 17 काउंट नहीं किया जाएगा। ये वेज की प्रोविज़न है जो हमारे न्यू लेबर कोड है उनमें, ठीक है। तो ये मैंने पिछले लेक्चर में हमसे मिस हो गया था, तो यहाँ पे बता दिया। तो अब आते हैं हमारा जो मेन टॉपिक है, क्या? कोड ऑन वेजेस, सॉरी, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। चलो शुरू करते हैं। पहली चीज़ तो ये सारे लो इस सोशल सिक्योरिटी कोड में कवर किए गए हैं। कितने हैं? 9 लॉज को। यार पेन चेंज करता हूँ एक सेकेंड। ठीक है, ये सब कुछ इसमें कवर किया गया है। कौन कौन से? एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923, एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन को वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 भी कहते हैं। जो ईएसआई एक्ट है, जो ईपीएफ एक्ट है, जो ईई एक्ट है जिसको कहते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट 1959 का, जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है 1961 का, पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट है 1972 का, सीनियर वर्कर्स वेलफेयर फंड वाला एक्ट है, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर के सेस, ये सेस है, केस नहीं, ये सेस, ये इनकम टैक्स में चलता है। ये इसमें अंदर नहीं घुसते, बस वेलफेयर सेस एक्ट है 1996 का, उसको अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 है, ये वाला। तो हमने कौन कौन से पढ़ रखे हैं हमारे लेक्चर में जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं, वो हमने कवर कर रखे हैं। 10 की लिस्ट पढ़ी है, प्ले लिस्ट, उसको जाके देखना। और ये छोटे मोटे हैं, ये जैसे ये एक्शन से सवाल नहीं बनते, या पिछले PYQs में नहीं पूछे गए, तो इसलिए हमने इसको अवॉइड किया है, क्योंकि हमको बहुत लिमिटेड चीज़ें पढ़नी है कि हमको हमारा पेपर क्लियर करना है, PhD नहीं करनी है, ना कोई वकील बनना है जाके। तो अगर फिर भी आप पढ़ना चाहो तो छोटे छोटे एक्ट हैं, इनको आप हल्की, आपको समझ तो आ ही गया होगा, आपने 10 वीडियो देख ली तो कि कैसे क्या काम चल रहा है, तो ऑप्शन से आसानी से एलिमिनेट किया जा सकता है। कुछ भी वियर्ड ऑप्शन आता है उनको हटाया जा सकता है, और यूपीएससी में ऐसे ही सवाल आता है। ये वाला हमने कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये वाला कर रखा है, ये वाला कर रखा है, ठीक है। तो 4 5 तो इसमें से कर रखे हैं और 4 है जो अलग है, ठीक है। तो इन एसएस कोड के अंदर इन लॉज को कवर किया गया है। अब शुरू करते हैं हमारे यहाँ से। और पहली चीज़, बहुत बड़ा एक्ट है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ने की ज़रूरत है। जैसे मैं आपको एक बताता हूँ, ये जो येलो वाला है ये सारा न्यू प्रोविज़न है, और जो ग्रीन वाला आएगा, एक सेकंड, ये ग्रीन वाला आ गया, इसमें रिवीजन हुआ है। ये आपको पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था कि हम कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो येलो वाला है, अब देखो ये कितना बड़ा एक्ट होगा, मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ देख रहे हो 2 का सब क्लोज 2, ठीक है। लेकिन अब यहाँ देखो 2 का सब क्लोज 35, 61, एक ही सेक्शन के अंदर इतने सब क्लोज है जिसको याद करना पॉसिबल नहीं है। तो सिर्फ 2 का सब सेक्शन है, सारे तो देख लो अब कितना बड़ा होगा। इसलिए जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ना है, और यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, और कहीं और से बाहर से क्वेश्चन बन रहा है तो वो फिर किसी से नहीं होगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखो। लोग कोर्स बेच रहे हैं हज़ारों रुपए के, उसमें सब कुछ पढ़ा रहे हैं। भाई तुमको तो ये सिर्फ ये लेबर कोर्स पढ़ाना है, लेकिन सामने वाले बच्चे को और सब्जेक्ट्स भी कवर करने हैं। अकाउंटिंग पढ़नी है, ऑडिटिंग पढ़नी है, इंश्योरेंस पढ़ना है, जीएस में वाले टॉपिक पढ़ने हैं, कंप्यूटर पढ़ना है, मैथ्स पढ़नी है, रीजनिंग पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है। तो ये रिलेवेंट नहीं है सब कुछ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम एग्रीगेटर से।
एग्रीगेटर क्या होता है, जैसे आपने ओला देखा होगा, उबर देखा होगा, मैं उन पे काम करने वाले लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं उन कंपनियों की बात कर रहा हूँ। जैसे ओला हो गई, उबर हो गई, स्विगी हो गई, जेमेटो हो गई, अमेजन हो गई, अर्बन कंपनी हो गई, प्रैक्ट हो गई, ये सब क्या है, ये एग्रीगेटर है। एग्रीगेटर ये डिजिटल डिजिटल प्रो जो प्लेटफॉर्म है उनको कहते हैं, जो खरीदार और जो आपका यूज़र है, जो बायर है, उसको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उस सर्विस प्रोवाइड करने वाले से जोड़ते हैं, जो बीच के होते हैं। जैसे आप यहाँ पे कस्टमर है, यहाँ पे उसका वर्कर है, जैसे जोमेटो चलाने वाला है, जोमेटो में काम करने वाला लोग है, और ये बीच में कंपनी है, तो ये एग्रीगेटर है, इसको कहते हैं। तो इसमें सेक्शन 2 के सब क्लोज 2 में ये नया प्रोविज़न ऐड किया गया है, जिसमें क्या कहा गया है कि ये इन सब पर भी जो एग्रीगेटर है, इन पर सब पर प्लेटफॉर्म है, तो इस पर भी सोशल सिक्योरिटी लागू होगी। तो क्या कह रहा है कि एसएस कोड डिफाइंस एग्रीगेटर्स इन कंटेक्स्ट ऑफ गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स। गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स क्या होता है वो आगे मैं बता रहा हूँ। It states that an aggregator means a digital intermediary or a marketplace for a buyer or user a service to connect with seller or the service provider। इसमें क्या बोल रहा है ये कि इन सब पे भी एस एस कोड डिफाइंस एग्रीगेटर्स, इस इन सब पे भी जो ये आपके गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स है, इनके कंटेक्स्ट में इन एग्रीगेटर्स पे भी सोशल सिक्योरिटी की जो कोड है वो लागू होंगे। या इतनी बात ये होगी, जो एग्रीगेटर क्या है वो ये सब चीज़ें हैं, आप इसको पढ़ लेना, बाकी मैंने बता दिया जो ये कंपनीज है वो। अब देखो गिग वर्कर क्या है, इसका प्रोविज़न दे रखा है सेक्शन, ये न्यू प्रोविज़न है, ये पहले वाले एक्ट्स में नहीं था। जो हमने पहले के एक्ट्स पढ़े हैं, जैसे ये वाले एक्ट्स पढ़े हैं कि एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट हो गया, इंश्योरेंस एक्ट हो गया, ईपीएफ एक्ट हो गया, इनमें नहीं था, लेकिन ये न्यू प्रोविज़न जो हमारा ये सोशल सिक्योरिटी का कोड है 2020 का, उसमें ऐड कर दिया गया। अब देखो गिग वर्कर से रिलेटेड न्यू प्रोविज़न क्या है, जो सेक्शन 2 के 35 में दे रखा है। इसमें कहता है कि पहले तो गिग वर्कर बताता हूँ कौन है। गिग वर्कर वह है जो कोई काम है, कोई सर्विस है, उसको करता है, लेकिन इसमें जो ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है वो नहीं होता। जैसे एसएस कोड इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ गिग वर्कर्स हु इज़ ए पर्सन हु परफॉर्म्स वर्क और पार्टिसिपेट्स इन ए वर्क अरेंजमेंट एंड अर्न्स फ्रॉम सच एक्टिविटीज़ आउटसाइड ऑफ ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। इसमें क्या है कि जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का जो ट्रेडिशनल रिलेशनशिप चले आ रहा है, जैसे कि कोई कंपनी है, उसमें काम करने वाला एक एम्प्लॉई है और एम्प्लॉयर उसका है, उनका जो रिलेशनशिप है वो चीज़ें नहीं है। लेकिन ये क्या है, इन प्लेटफॉर्म्स पे काम करके वो पैसे कमा रहा है, वो गिग वर्कर है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दे फ्रीलांसर हो गया, कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाले हो गए, ये सब लोग क्या है, गिग वर्कर है। तो इनके लिए भी न्यू प्रोविज़न है कि इन सब को भी एसएस कोड में इंट्रोड्यूस किया गया है, इस इनको भी एसएस कोड में शामिल किया गया है। दूसरा प्लेटफॉर्म वर्कर्स। अब प्लेटफॉर्म वर्कर्स में आ गया, जैसे ये जोमेटो हुआ, जो जेप्टो हुआ, और आपका ब्लिंकिट हुआ, स्विगी डिलीवरी बॉय हुआ, ओला ड्राइवर हुआ, ये किसी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, जैसे ओला ड्राइवर ओला के प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है, तो ये भी अब ये प्लेटफॉर्म वर्कर्स कहलाते हैं। इन लोगों पे भी क्या है, जो एसएस कोड है वो लागू होगा। ठीक है, तो उनके जो प्लेटफॉर्म वर्कर वो होते हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए काम करते हैं और उसके बदले उनको पेमेंट मिलता है, तो इनको भी सोशल जो सिक्योरिटी का है उसका हिस्सा अब बनाया गया है। इस तो इसके प्रोविजंस कौन से हैं, सेक्शन 260 एंड 261, और ये न्यू प्रोविज़न है बिल्कुल। ठीक है, ये सब चीज़ें वो आप देख लेना, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ। बाकी ये सेम ही चीज़ है कि किस किस को स्टेक होल्डर कौन कौन होंगे भाई, फाइनेंस एचआर हो गया, इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीगेटर्स एंगेजिंग गिग वर्कर्स, रिलेवेंट और फाइनेंस एंड एचआर इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीगेटर्स एंगेजिंग प्लेटफॉर्म वर्कर्स, ये कौन कौन इम्पैक्ट होगा, ये सब चीज़ें यहाँ से। ठीक है, अब फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट वाला कौन सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अब यहाँ से सवाल बनेगा, सेक्शन कौन सा है, 234, बिल्कुल न्यू प्रोविज़न है। ये क्या कह रहा है कि एसएस को डिफाइन द फिक्स टर्म एम्प्लॉय टू मीन एंगेजमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट हुआ है फिक्स टर्म के लिए। अब जैसे ग्रेचुइटी वाला कॉन्सेप्ट समझते हैं हम, ग्रेचुइटी एक्ट में हमने क्या पढ़ा था कि आपको ग्रेचुइटी चाहिए तो आपको मिनिमम 5 ईयर्स की सर्विस होनी चाहिए। कुछ एक्सेप्शन से डेथ हो गया या परमानेंट डिसेबलमेंट हो गया, उनको हटा दिया जाए, तो नॉर्मल केस में 5 ईयर्स का आपको सर्विस उसमें होनी चाहिए, तभी आप ग्रेचुइटी के लिए एलिजिबल हो। लेकिन आजकल क्या चल रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट पे काम करवाते हैं लोग, कॉन्ट्रैक्ट पे काम करवाते हैं, इन सब चीज़ों से बचने के लिए करने लगे थे कि भाई तुम्हारे 5 साल कंप्लीट ही नहीं होने देंगे, हम 4.5 साल की सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे तुमको, तुम 4.5 साल सर्विस करके चले जाओगे, हम दूसरे को बुला लेंगे 4.5 साल के लिए। इससे क्या ग्रेचुइटी देने से वो बच जाते थे, तो ये अनफेयर था सब। तो इसमें प्रोविज़न डाल दिया, न्यू प्रोविज़न क्या डाल दिया
कि भाई जो आपके फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट है जिनको आप कॉन्ट्रैक्ट पे लेके आओ, तो इट आल्सो प्रोवाइड्स that hours of work, wages, allowance and other benefits to of fixed term employee should not be less than that of a permanent employee। ये कह रहा है कि जो आपका परमानेंट एम्प्लॉय है, आप उसको जो अलाउंस दे रहे हो, जो वेजेस दे रहे हो, जो आवर्स ऑफ वर्क है उसके जो फिक्स कर रखे आपने, वो सेम जो आपका फिक्स टर्म एम्प्लॉयज़ है उसके साथ भी होना चाहिए। ये नहीं कि आप उससे ज़्यादा काम करवा रहे हो और परमानेंट वाले से कम काम करवा रहे हो, उसको ज़्यादा अलाउंस दे रहे हो परमानेंट वाले को और फिक्स टर्म वाले को कम दे रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। कि डूइंग सेम वर्क और फॉर वर्क ऑफ ए सिमिलर नेचर, ऐसा सेम वर्क या वर्क ऑफ ए सिमिलर नेचर कर रहे हैं तो उनका सेम होना चाहिए, उसका अलाउंस भी, उनका वर्क आवर्स भी, उनके वेजेस भी, सब होना चाहिए। दूसरा, फिक्स टर्म एम्प्लॉय शैल बी एलिजिबल फॉर ऑल स्टेचुटरी बेनिफिट्स अवेलेबल टू ए परमानेंट एम्प्लॉयज़। परमानेंट एम्प्लॉय को जो भी जो वित्तीय बेनिफिट्स मिल रहे हैं, स्टेचुटरी बेनिफिट्स मिल रहे हैं, वो फिक्स टर्म एम्प्लॉय को भी मिलना चाहिए ऑन ए प्रोरेटा बेसिस। प्रोरेटा बेसिस होता है कि जो फिक्स प्रोपोर्शन में, जिस प्रोपोर्शन में उसको मिल रहा है परमानेंट को, उस उतना ही फिक्स टर्म वाले को मिलना चाहिए, इररेस्पेक्टिव ऑफ क्वालिफाइंग क्राइटेरिया प्रिस्क्राइब्ड अंडर एप्लीकेबल लॉ। फॉर एग्जांपल, ग्रेजुएटी विल बी पेबल टू फिक्स टर्म एम्प्लॉयज़ विद लेस देन 5 ईयर्स। अब इसमें क्या प्रोविज़न है, जो मैंने बताया कि ग्रेजुएटी में 5 ईयर्स की सर्विस होना जरूरी था, लेकिन आप कॉन्ट्रैक्ट कितने ही महीने का करा के लाए या कितने ही साल का करा के लाए, 4.5 ईयर्स का भी करा के लाए तो भी आपको ग्रेजुएटी देनी पड़ेगी अगर वो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट है तो। ठीक है, तो अब क्या करेंगे वो कि वो अब कम से कम 5 साल का तो करवा ही लेंगे कि भाई ग्रेजुएटी तो वैसे भी देनी है, तो क्यों ना इससे 5 साल ही काम करवा लें। ठीक है, तो वो अलग चीज़ है, लेकिन ये प्रोविज़न है। प्रोविज़न क्या कह रहा है, सिमिलर डेफिनेशन वॉज इंट्रोड्यूस इन द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट, जो स्टैंडिंग ऑर्डर, सेंट्रल रूल्स 1946, ये सब चीज़ें ये इररिलेवेंट चीज़ें, ये जो भी एक्ट्स है, क्योंकि हर एक्ट स्टेट के अलग अलग हो सकते हैं, तो आप इतने याद नहीं कर सकते, ना आपको कहीं मिलेंगे इतने सारे पढ़ने के लिए, ना आपके पास इतना टाइम है। एंड बाय होम स्टेट, जैसे कि हरियाणा, कर्नाटक, इन्होंने इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट सेंट्रल रूल्स ये सब लगा रखे हैं या स्टेट रूल्स लगा रखे हैं इन द रेस्पेक्टिव रूल्स टू द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयज़ एक्ट 1946 एंड मॉडल स्टैंडिंग, ये सब इन पर भी लागू होंगे। ठीक है, तो ये फोर्थ पॉइंट हो गया हमारा फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो ग्रेजुएटी है वो आपको 5 साल से कम काम करवा रहे हो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट पे, उस पर भी आपको ग्रेजुएटी देनी पड़ेगी। चलो आ जाओ अब 5वें पे, फोर्थ हो गया करियर सेंटर। अब देखो करियर सेंटर क्या होता है, जो पुराने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की जगह करियर सेंटर होगा। करियर सेंटर मतलब या नौकरी, ट्रेनिंग, गाइडेंस और जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है उनके लिए यहाँ पर उनको हेल्प मिलेगी, जो भी आपके लोग हैं उनको। और साथ में ये कह रहा है कि जो कंपनी है जिसमें 25 से ज़्यादा वर्कर है, उनको क्या उनकी वैकेंसीज़ को रिपोर्ट करना पड़ेगा, और रिपोर्ट करने न करने पर उन पर फ़ाइन लगेगा और वो इसको फेल होते हैं रिपोर्ट ना करने पे। तो देखो क्या है, ये बिल्कुल न्यू प्रोविज़न नहीं है, इसको रिवाइज़ किया गया है, जो कि सेक्शन 29 में, मैंने इसका बता दिया आपको, सेक्शन 234 में है फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट वाला। और अब आते हैं सेक्शन 29 है, वो क्या कहता है, एसएस कोड इंट्रोड्यूस कंसेप्ट ऑफ करियर सेंटर रिप्लेसिंग एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। दे आर ऑफिसेज इंक्लूडिंग एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज प्लेसेस or portals established and maintained by the central government for providing career service by maintaining information on requirement recruiting employers, candidates seeking requirement, occurrence of vacancies and individuals seeking vocational guidance or counseling to स्टार्ट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा। तो इसका मतलब यही है कि जो जो यहाँ पे ये नौकरी है, ट्रेनिंग है, गाइडेंस और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, इनमें इन लोगों को हेल्प मिलेगी। यहाँ पे क्या हेल्प मिलेगी, तो जो एसएस कोड है, थ्रू द एसएस कोड द रोल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज अंडर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट 1959, जिसको हम ई एक्ट भी कहते हैं। आप एक काम करना, ई एक्ट ज़रूर पढ़ लेना बस, या फिर मैं करवा दूंगा, लेकिन आप खुद से वीडियो के बाद उसको ई एक्ट को पढ़ लेना, साइड में नोटबुक में लिख लो कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट 1959 हमको जाके पढ़ना। हैज़ बिन एक्सटेंडेड टू, जो ये एक्ट है इसको अब एक्सटेंड कर दिया है कहाँ तक, टू प्रोवाइड वोकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। और प्राइवेट एम्प्लॉयर्स हैं जिनके पास कम से कम एटलीस्ट, जिसको 25 एम्प्लॉयज़ आर रिक्वायर्ड टू नोटिफाई सर्टेन वैकेंसी, कम से कम उनके पास अगर 25 एम्प्लॉय है तो उनको जो वैकेंसीज़ है उनको नोटिफाई करना पड़ेगा, कहाँ पे, टू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज अंडर ई एक्ट। ई एक्ट में ऐसा कहा गया है। नॉन कंप्लाइंस, अगर आप ऐसा नहीं करते विद ई एक्ट में ऐसा कंप्लाइंस नहीं करते तो आपके पास मॉनेटरी पेनल्टी लगाई जा सकती है अप टू 1000, जो ये पुराने वाले में था, जो ई एक्ट 1959 था उसमें था
₹1000 तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। लेकिन जो नया एसएस कोड है तो उसमें अगर आप फेलियर टू रिपोर्ट वैकेंसीज फेल होते हो वैकेंसीज को रिपोर्ट करने में, तो जो टू करियर सेंटर्स, जो करियर सेंटर्स बनाए गए हैं, आपने करियर सेंटर्स देखा होगा, मोदी जी करियर सेंटर्स के बारे में बहुत बात करते रहते हैं कि आओ सीखो काम करो, देश को आगे बढ़ाओ, ठीक है। तो उन वहाँ पे आपको करियर सेंटर्स में वैकेंसीज रिपोर्ट करनी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं करते तो आपको 50,000 तक की पेनल्टी लग सकती है, ठीक है। तो ये करियर सेंटर था, सेक्शन 29 में था आपके। अब आ जाओ एम्प्लॉयर ऑब्लिगेशंस कंप्लाइंसेस से रिलेटेड जो भी हैं। तो पहला ये न्यू प्रोविज़न है, बिल्कुल न्यू प्रोविज़न है, पहले वाले एक्ट्स में इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया था। तो यहाँ पे अब कहा गया है कि जो सेक्शन 45 और सेक्शन 47 है वो कह रहा है कि सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स। गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर क्या है वो हमने वीडियो में देख लिया है पहले। तो इसमें क्या बात की गई है, जो सरकार है, जो गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, जो सरकार है वो गिग और जो आपके प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं उनके लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम ला सकती है। तो क्या कह रहा है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ बीन एम्पावर्ड टू नोटिफाई सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स एंड मेंबर्स ऑफ देयर फैमिलीज। जो सरकार, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ऐसा एम्पावर टू नोटिफाई, उसको पावर दी गई है नोटिफाई करने का, क्या, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स किसके लिए, गिग वर्कर्स के लिए, प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए और जो उनके मेंबर्स हैं उनकी फैमिलीज़ के उनके लिए। अमाउंट ड्यू अंडर सच सोशल सिक्योरिटी स्कीम शैल हैव प्रायोरिटी ओवर अदर डेब्ट्स ऑफ द एम्प्लॉय। और जो इसका अमाउंट रहेगा, मान लो आप सोशल सिक्योरिटी स्कीम में उसको कुछ अमाउंट देना है किसी वर्कर को, तो उसके लिए प्रायोरिटी पहले इस अमाउंट को देने की। अगर उसका कोई और कर्जा है, मान ले उसने कहीं से कर्जा ले रखा है, उसके पास पैसे आए, कहीं कुछ प्रॉफिट हुआ है, कुछ हुआ, तो उसको पहले डेब्ट चुकाने की जगह उस अमाउंट को इन लोगों को देना पड़ेगा। तो इन लोगों को प्रायोरिटी उसको देनी पड़ेगी, जो अमाउंट उसको चुकाने में, सोशल सिक्योरिटी वाला पैसा चुकाने में उसको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। द कोड प्रपोज टू सेटअप, ये जो कोड है ये प्रपोज करता है कि इसको एक सेटअप के लिए, नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड एनएसएसबी के सेटअप के लिए, विच शैल परफॉर्म द फंक्शन लाइक रिकमेंडेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर फ्रेमिंग सुटेबल सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स ऑफ डिफरेंट सेक्शंस ऑफ अनऑर्गेनाइज वर्कर्स, गिग वर्कर्स एंड प्लेटफॉर्म्स। तो ये क्या करेगा, ये रिकमेंडेशंस देगा किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, फ्रेम करने में, जो कि भाई क्या सूटेबल सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है हो सकती है इन लोगों के लिए, अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए, गिग वर्कर्स के लिए और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए। तो ये जो न्यू प्रोविज़न है ये एनएसएसबी का, नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड का, ये सेक्शन 45 एंड सेक्शन 47 में दे रखा है, ठीक है। अब आ जाओ 7 और 7 में, ये जो 6 का पॉइंट का, गिवन द स्टेट गवर्नमेंट शैल हैव रिप्रेजेंटेशन on NSSB monitoring welfare schemes for gig workers, they can make recommendation regarding the scheme framed by the central government। और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी सेंट्रल गवर्नमेंट में जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जहाँ पे एग्रीगेटर कंपनियों को सोशल सिक्योरिटी योगदान वहाँ पे उनको देना पड़ेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ स्टेट गवर्नमेंट के भी रिकमेंडेशंस लिए जाएंगे इसमें सोशल सिक्योरिटी स्कीम फ्रेम करने में, ठीक है। तो ये कौन से सेक्शन में था, ये सेक्शन 45 एंड सेक्शन 47 में। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो आपको याद करने ही है, पूरा एक्ट आप याद नहीं कर सकते, इसको मानो मेरी बात, एक्सेप्ट करो और जो मैं बता रहा हूँ उतना याद करो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, और जाएगा तो उसके कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो किसी से सॉल्व नहीं होगा। तुक्का लगाने की अलग बात है, तुक्का लगाने की एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कैसे तुक्का लगाया जाता है। बेसिकली तुक्का नहीं होता, कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनको ध्यान में रख के आप 80% एक्यूरेसी के साथ, अगर आपको आता नहीं है सवाल तो भी आप कर सकते हो। तो वो जो चीज़ें हैं वो मैं एग्ज़ाम से पहले आपको बताऊंगा, अभी नहीं। अभी हम नॉलेज पे फोकस करेंगे। तुक्का लगाने से पहले नॉलेज बहुत ज़रूरी है हर चीज़ की, ठीक है। तो 7th है इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन, जो सेक्शन 3 में है, ये इसका रिवीजन किया गया है, इसका रिवाइज किया गया है। इसको पहले एक्ट में था और एक्ट्स में, जैसे कि जो आपका ईपीएफ एक्ट हो गया, ईएसआईसी एक्ट हो गया, इन सब में था रजिस्ट्रेशन का, लेकिन उसमें थोड़ा रिवाइज किया गया है। क्या रिवाइज किया गया है कि जो भी सारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और उन्होंने अगर पहले ले रखा है तो उनको वापस नहीं लेना, ये दे रखा है बस, चलो पढ़ लो। एवरी एस्टेब्लिशमेंट टू विच द एसएस कोड अप्लाइज, जिस पे एसएस कोड लग रहा है, नीड्स टू बी रजिस्टर्ड, उनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिकली और अदरवाइज इन ए प्रिस्क्राइब्ड मैनर, कि या तो इलेक्ट्रॉनिकली या तो ऑनलाइन करवाओ, या कोई अगर आपको फॉर्मेट दे रखा है, फॉर्म आते हैं इनके रजिस्ट्रेशन के अलग अलग फॉर्म नंबर वाले, तो उसमें मैनर में आप फॉर्म फिल करके जमा कराओ, या जैसे भी करवाना है आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा।
अगर इफ़ द एस्टेब्लिशमेंट इज़ ऑलरेडी रजिस्टर, अगर पहले से रजिस्टर है अंडर एनी एग्जिस्टिंग सेंट्रल लेबर लॉज, किसी भी सेंट्रल लेबर लॉ में, जैसे अगर पीएफ में रजिस्ट्रेशन है तो उसको नहीं करवाना है। किसी भी सेंट्रल लेबर लॉ के अंदर वो रजिस्टर है, इट शैल नॉट बी रिक्वायर्ड, उसको रिक्वायरमेंट नहीं है ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, अगर दोबारा रजिस्ट्रेशन लेने की अंडर द एसएस कोड के अंदर। सच एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन शैल बी डीम्ड टू बी रजिस्ट्रेशन फॉर द पर्पज ऑफ एसएस कोड, ये जो रजिस्ट्रेशन है एसएस कोड के पर्पस के लिए है। तो ये सेक्शन 3 में दे रखा है। और इसमें क्या रिवाइज किया गया है देखो, देर आर एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट अंडर ईपीएफ एंड ईएसआई एक्ट जो भी है 1948 का, और ईपीएफ एक्ट 1955 का, विच वर ट्रिगर्ड व्हेन एन एम्प्लॉयर हैज एक्सीडेड सर्टेन हेड काउंट। ये पहले क्या आता है कि जैसे आपका ईपीएफ वाला है उसमें 20 मेंबर से ज़्यादा है तो आपको ईपीएफ रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, ईएसआईसी में 10 है तो रजिस्टर, ईएसआई में कितना है आप जाके देखना, 10 है वैसे बता दिया तो चलो ठीक है। एन एम्प्लॉयर हुई इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड अंडर एग्जिस्टिंग लोग, अगर ये पहले से ही इनमें रजिस्ट्रेशन करवा रखा है ना जैसे ईपीएफ में या ईएसआई में, तो लॉस नीड नॉट टू ऑब्टेन फ्रेश इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन अंडर द एसएस कोड, तो एसएस कोड के अंदर उसको दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है, ऐसा कह रखा है। बस सेक्शन याद रखना, सेक्शन 3 में ऐसा कह रखा है कि इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है आपके लिए। अब कैलकुलेशन और पीएफ ग्रेचुइटी मैटरनिटी इन सब पे बात करते हैं। कंपनसेशन ऑफ वर्क प्लेस एक्सीडेंट, इसमें क्या, इस पर थोड़ा रिवाइज किया गया है सेक्शन 288 में, इसका देखा है 288 मतलब सेक्शन 2 के 88 क्लोज में। अब देखो कितने क्लोज पढ़ लोगे आप, 2 के 88 क्लोज तो यहाँ है, सेक्शन 2 में 88 क्लोज सब क्लोज दे रखे हैं, कितना याद कर लोगे, और पॉसिबल है इतना याद करना? उठा के सीधा पूछ लिया कि भाई 67 में क्या है, किससे होगा? किसी से नहीं होगा, तो कोई मतलब नहीं है उनका टाइम वेस्ट करने का। तो आप कम से कम टाइम तो वेस्ट मत करो उन चीज़ों पे जो फालतू है। जाके अपने 5-5 हज़ार रुपये के जो कोर्स चल रहे हैं उनको मत खरीदो भाई, कोई पैसा बर्बाद मत करो अपना। क्या कहूँ मैं उन टीचर्स के लिए भी यार, छोड़ो। 8वें पॉइंट पे देखो हमारा, जो ये कैलकुलेशन ऑफ जो आपका पीएफ ग्रेजुएटी मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, कंपनसेशन ऑफ वर्क एक्सीडेंट है, अब ये जो सारे लाभ है जो न्यू डेफिनेशन ऑफ वेजेस के आधार पर गिने जाएंगे। इसमें क्या पहले बेसिक प्लस डीए होता था, अब क्या पूरे वेजेस पे गिने जाएंगे। और वेजेस क्या होता है मैंने आपको पहले इस वीडियो के स्टार्टिंग में वो बता दिया। इसमें ये लिखा हुआ है कि जो कैलकुलेशन बेस्ड ऑन द न्यू डेफिनेशन ऑफ वेजेस सब्जेक्ट टू अप्लाइज कैप्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जो वेजेस दिया है उस पर काउंट किए जाएंगे। अब रिवीजन क्या है, सोशल सिक्योरिटी ऑब्लिगेशन में वेरी बेस्ड ऑन रिवाइज डेफिनेशन ऑफ वेजेस, जो वेजेस की नई डेफिनेशन है उस पर सोशल सिक्योरिटी ऑब्लिगेशंस बेस्ड होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे ग्रेजुएटी है वो करंटली कैलकुलेटेड ओनली अपॉन बेसिक और डीए, जो ग्रेजुएटी एक्ट है आपका उसमें जो ग्रेजुएटी काउंट की जाती थी, जो कैलकुलेट की जाती थी वो बेसिक सैलरी आपकी बेसिक पे प्लस डीए पे काउंट की जाती, लेकिन आप मैंने बताया कि जो आपका रिटेनिंग अलाउंसेस है उसको भी ऐड किया गया है। और साथ में जो आपके ए से लेकर मैंने आई पॉइंट बताया उनको याद करना है आपको, उनको तो याद ही करना है। जो वीडियो में बता रहा हूँ एक एक शब्द वो आपको याद करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरा एक्ट जाके पढ़ो, लेकिन जितना मैं बोल रहा हूँ एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, उसको आपको एक एक वर्ड को याद करना है। जो ए से आई तक आपको जो भी मैंने अलाउंसेस बताए वो अगर 50% से क्रॉस कर रहे हैं तो जो एक्स्ट्रा मान लो 7% 57 हो गया, 57% हो गया, जो 7% है उसको वेजेस में ऐड कर दिया जाएगा। ऐसे दूसरा पॉइंट मैंने बताया था कि 15% वाला, 3 पॉइंट बताए, उन 3 पॉइंट्स को वेजेस के अंदर डिफाइन किया गया। अब जो आपका ग्रेजुएटी ये सब चीज़ें उस नए वेजेस पे अब लागू होगा। इसका रिवाइज किया है सेक्शन 2 के 88 सब क्लोज 88 में, ठीक है। तो 8वां पॉइंट ये कह रहा है। 9वां आ जाता है ये न्यू प्रोविज़न है। न्यू प्रोविज़न आपको अच्छे से देखने की क्या क्या न्यू प्रोविज़न आए हैं, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे अगर न्यू कोड से पूछता है तो, नहीं तो आपको पुराने एक्ट तो रटे होने चाहिए, वहाँ से तो पूछेंगे ही पूछेंगे। तो सेक्शन 1 का सब क्लोज 5 और 1 का सब क्लोज 7 क्या कहता है, न्यू प्रोविज़न वॉलेंट्री पीएफ एंड ईएसआई कवरेज। ये कहता है कि अगर कर्मचारी और जो आपका एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई है दोनों अगर राजी है तो अपनी इच्छा से वो पीएफ और ईएसआई लागू कर सकते हैं, ऐसा इसमें कहा गया है। लेकिन थोड़ा सा अभी नहीं हुआ है, क्या प्रोविज़न नहीं आया है, तो इसको पहले पढ़ो आप क्या कह रहा है। पीएफ एंड ईएसआई, ईएसआई तो समझ रहे हो ना भाई, पीएफ भी समझ रहे हो ना, कहीं मैं बताया जा रहा हूँ आपको पता ही नहीं है पीएफ और ईएसआई का है, कहीं आपने 10 लेक्चर्स किए ही नहीं और आप सीधे यहाँ देखने आ गए हो, आपको कुछ समझ नहीं आने वाला, मैं पहले ही बता दूँ। वो 10 लेक्चर्स करना, उसके बाद इन वीडियोज़ को देखना आके, और पूरा एक कंपाइलेशन वीडियो डाल दिया 4 घंटे का
जिसमें 10 लेबर लॉस ख़त्म कर रखे हैं पूरे। अगर एक एक भी नहीं ढूंढना तो 4 घंटे की फटाफट देखो। और साथ में नोट्स उसके सबके डाल रखे हैं, टेलीग्राम में जाके देख लेना। अगर नोट्स बनाने भी नहीं है तो उनको बार बार रिवाइज कर लेना। और खुद के बनाए हुए नोट्स की तो कोई बात ही अलग होती है खैर, लेकिन अगर नहीं बन रहे हैं, जोर आ रहा है, आलस आ रहा है, तो उस पीडीएफ को रेफ़र कर लेना आप, जो मैंने टेलीग्राम में डाल रखी। जाके एक्ट्स के नाम से टेलीग्राम चैनल में जाके सर्च करना, मिल जाएगी। और पहले उनको देखना 10 को, उसके बाद ही न्यू कोड, वेज कोड, ये सोशल सिक्योरिटी कोड, ये जो भी हम पढ़ने वाले हैं, इन सबको बाद में आके देखना। तो पीएफ एंड ईएसआई ऑथोरिटीज़ ऑन रिसीविंग एप्लीकेशन फ्रॉम एन एम्प्लॉयर can apply PF and ESI related chapters of SS code to the employees establishment subject to there being agreement among majority of the employees। ये कह रहा है कि अगर जो मेजॉरिटी ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं और जो एम्प्लॉयर है उनके बीच अगर वो एग्रीमेंट हो गया है, तो वो जो पीएफ और ईएसआई ऑथोरिटीज़ हैं और जिन जो ऑन रिसीविंग एप्लीकेशन फ्रॉम एन एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉयर्स ले कैन अप्लाई पीएफ एंड ईएसआई, वहाँ पे पीएफ और ईएसआई वो लागू कर सकते हैं अगर मेजॉरिटी ऑफ एम्प्लॉयज़ और जो एम्प्लॉयर है वो राजी है। तो एम्प्लॉयर कैन अप्लाई टू कम आउट, जो एम्प्लॉयर है वो जो इन एक्ट से, जो पीएफ एक्ट, ईएसआई एक्ट, इनसे बाहर आ सकता है। सच वॉलेंट्री एप्लीकेशन इफ़ देर इज़ एन एग्रीमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ एम्प्लॉयज़ की मेजॉरिटी में अगर वो बाहर आ सकते हैं इन एक्ट से, लेकिन कंप्लाइंग विद एप्लीकेबल कंडीशन इम्पोज बाय द रिलेवेंट होते, जो कंडीशंस है उनको उसको फुलफ़िल करनी पड़ेगी। कंडीशंस बहुत सारी होती है, जैसे कि आप अभी के टाइम भी पीएफ से बाहर हो सकते हो, तो जिसको पीएफ ईपीएफओ की भाषा में एग्जम्प्टेड बोलते हैं, एग्जम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट्स। उनका प्रोविज़न क्या होता है कि आप अगर ईपीएफओ से बेटर सर्विसेज दे रहे हो, उससे अच्छी सोशल सिक्योरिटी दे रहे हो, तो वो ईपीएफओ आपको एग्जेम्प्ट कर सकती है। ये जो पावर है वो ईपीएफओ के पास है, वो मालिक खुद से नहीं कर सकता कि अगर आप बेटर सर्विसेज दे रहे हो, बेटर सोशल सिक्योरिटी दे रहे हो, तो ईपीएफओ चाहे तो आपको उससे एग्जेम्प्ट कर सकता है, लेकिन वो आपके अकाउंट्स को चेक जरूर करेगा कि आप दे नहीं रहे हो या नहीं दे रहे हो। लेकिन फ़िलहाल के लिए ये कह रहा है कि जो अगर मेजोरिटी है तो वो उससे बाहर आ सकते हैं, लेकिन करंटली देर इज़ नो प्रोविज़न टू कम आउट ऑफ वॉलेंट्री कवरेज। अभी के लिए कोई ऐसा नहीं आया, इन फ्यूचर आ सकता है, लेकिन अभी के लिए आप बाहर नहीं आ सकते वॉलेंट्री। ये कह रहा है अपना पॉइंट नंबर 9, जो सेक्शन 1 के सब क्लोज 5 में और सेक्शन 1 के सब क्लोज 7 में। 10th पॉइंट आता है रिकवरी ऑफ ईएसआई ड्यूज फ्रॉम एम्प्लॉय। ये बिल्कुल न्यू प्रोविज़न है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 42। सेक्शन 42 कह रहा है कि इसका मतलब है कि जो ईएसआई का बात कर रहे हैं हम, ईएसआई एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम हमारी जो है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि जहाँ पे अगर किसी ने ईएसआई का जो पेमेंट था, जो इंश्योरेंस का पेमेंट था, वो अगर वो फेल हो गया एम्प्लॉयज़ को पे करने में, तो ईएसआई डायरेक्ट उस बेनिफिशियरी को वो पेमेंट कर देगा, और जो पेमेंट करेगा वो बाद में उस एस्टेब्लिशमेंट या उस एम्प्लॉयर से वसूल लेगा। ये न्यू प्रोविज़न का सेक्शन 42 कह रहा है। तो पढ़ो इसको, सेम चीज़ जो बता रहा हूँ वही है कि वेयर एम्प्लॉयर फेल्स टू पे ईएसआई कंट्रीब्यूशन फॉर एन एम्प्लॉय एज पर लीगल रिक्वायरमेंट, अगर वो फेल हो रहा है किसी एम्प्लॉय को ईएसआई कंट्रीब्यूशन पे करने में, द ईएसआई ऑथोरिटीज़ कैन प्रोवाइड द ईएसआई रिलेटेड बेनिफिट्स टू द सच एम्प्लॉय डायरेक्टली। जो ईएसआई है ऑथोरिटीज़ है वो डायरेक्ट बेनिफिशरी को वो बेनिफिट्स दे सकती है, और बाद में रिकवरिंग द कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बेनिफिट्स फ्रॉम द एम्प्लॉयर इन ए प्रिस्क्राइब्ड मैनर, बाद में उस जो पैसे को एम्प्लॉयर से वसूल कर लेगी। ये न्यू प्रोविज़न कह रहा है ईएसआई का के बारे में सेक्शन 42 का। ये इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। आ जाओ ग्रेचुइटी वाला। ग्रेचुइटी और फिक्स टर्म का मैंने बता ही दिया है, सेक्शन 53 में बात कर रखी है। न्यू प्रोविज़न सेक्शन 53 में भी दे रखा है इसके बारे में कि ग्रेचुइटी टू बी पेड ऑन प्रो रेटा, प्रोपोर्शनल रेट में, मतलब इसका है प्रो रेटा का मतलब बेसिस टू फिक्स टर्म एम्प्लॉय इज रिस्पेक्टिव ऑफ देयर लेंथ ऑफ सर्विस। जो ग्रेचुइटी है, ग्रेचुइटी वो आपकी अगर 5 साल की सर्विस भी नहीं हो रही है तो भी आपको देनी पड़ेगी। किस केस में? फिक्स टर्म एम्प्लॉयज़ में मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो आप लेके आते हो उनको ग्रेचुइटी आपको देनी पड़ेगी अगर उनका 5 साल नहीं हुआ है तो भी। तीसरा, डिस्प्यूट रेजुलेशन एंड स्टेचुटरी ऑथोरिटीज़ लिमिटेशंस ऑफ 5 ईयर्स फॉर पीएफ ईएसआई प्रोसीडिंग्स। ये क्या कह रहा है कि जो पीएफ और ईएसआई से जो जुड़े मामले हैं, इसमें क्या लिखा हुआ बता देता हूँ कि जो पीएफ और ईएसआई से जुड़े मामले आपको 5 साल के अंदर उनके ऊपर केस करना पड़ेगा अगर कुछ वायलेशन हुआ है तो। ये इस चीज़ को बता रहा है। तो कह रहा है कि नो प्रोसीडिंग्स कैन बी इनिशिएटेड आफ्टर 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। जब वो कोई घटना हुई है उसके 5 साल के बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इन रेस्पेक्ट ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ पीएफ ईएसआई, पीएफ और ईएसआई के बारे में ये प्रोविज़न है।
फॉर नॉन पेमेंट ऑफ पीएफ, अगर किसी ने उसका पेमेंट नहीं किया है पीएफ का या ईएसआई का ड्यूज़ है उसके, तो 5 साल के अंदर अगर आप कुछ कर रहे हो कार्रवाई तो होगी, 5 साल के बाद कुछ नहीं होगा। न्यू प्रोविज़न सेक्शन 125 है, किसके लिए बेनिफिशियल है, जो एम्प्लॉयर है, जो करप्ट एम्प्लॉयर है उन लोगों के लिए अच्छा है ये। 5 साल आपको डिले करना है, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हो। ये एक तरीके से बेकार भी है, लेकिन इसमें क्या कर दिया, जो हमारे ईपीएफओ या ईएसआई के जो कर्मचारी है, जो सरकारी कर्मचारी, उन लोगों को बाइंड कर दिया। बाइंड कैसे कर दिया, ये देखो ये कर दिया, इंक्वायरीज ऑन सच मैटर शुड बी कैलकुलेटेड विद इन ए पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। आपको 2 ईयर्स के अंदर उसको रेजोल्यूशन देना पड़ेगा, आपका कुछ हो रहा है तो आपको इंक्वायरीज करनी पड़ेगी उन मैटर्स पे। अब मान लो नहीं कि 5 साल पूरे हो गए, अब बाद में कोई केस आता है तो इनको डांट लगेगी फिर भाई तुमको 2 साल के लिए कहा था, तुमने क्यों नहीं किया। तो ये एक अच्छा प्रोविज़न है, बुरा नहीं है, ठीक है। पेंडिंग इंक्वायरी शुड बी कंक्लूडेड विद इन ए पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, मतलब 2 साल के अंदर जो इंक्वायरी है उसको पूरा करके आपको कंक्लूजन देना पड़ेगा कि इसका क्या कंक्लूजन निकला है, ठीक है। ये कौन से सेक्शन में, सेक्शन 125 में, सेक्शन 125 में ये न्यू प्रोविज़न है, ठीक है। सेक्शन 13 आ जाऊँ, जॉइंट लाइबिलिटी ऑफ ट्रांसफरी इन केस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, सेक्शन 145। ये इतना सारा दे रखा है, आप इसको पढ़ लेना, मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ क्या है। ये मान लो कि कोई ए है, कोई कंपनी है ए, और एक दूसरा मालिक है। मान लो ए है, किस ये कोई कंपनी है, यहाँ पे इनकी एक ही कोई कंपनी है और ये इसका मालिक है। अब ये क्या करता है, इस कंपनी को ट्रांसफ़र कर देता है किसको, बी को। पहले ऐसा होता था, मैं पहले का सिनेरियो बताता हूँ आपको, जैसे क्या हो रहा था। जैसे कि मैं ईपीएफओ में जॉब कर चुका हूँ, मुझे थोड़ी इन चीज़ों की नॉलेज है, तो मैं बता देता हूँ कैसे होता था। देखो बहुत सारे केस कैसे आते थे कि मान लो कोई ए एम्प्लॉयर है, उसकी एक कंपनी है, इसमें कोई वर्कर काम कर रहा है, इसने इसका पीएफ कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, तो सरकार जब इंक्वायरी करेगी, ईपीएफओ जब इंक्वायरी करेगा, अगर कुछ पाया जाता है तो इसके ऊपर कार्रवाई होगी, ए के ऊपर कार्रवाई होगी, इससे चीज़ें वसूली जाएगी। अगर जो भी आपका पेनल्टी वगैरह होती थी वो तो बहुत कम होती थी, तो इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती थी। लेकिन अगर आपको इम्प्रीजनमेंट हो रहा है तो इसको ए को जेल जाना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए लोग क्या करते थे, किसी भी फेक पर्सन, जैसे जिस पर्सन को एक ऐसा आदमी जिसके पास रहने के लिए खुद का घर तक नहीं है, उन लोगों को, मान लो किसी मज़दूर को उसकी बिना जानकारी के उसको कैसे भी फ्रॉडबाजी करके उसको कंपनी का डायरेक्टर या कुछ बना रखा है उन्होंने, उसकी जानकारी उसको नहीं है, जो जिसको बनाया उसको नहीं है। मान लो रामू को बना दिया, रामू को बना रखा है डॉक्यूमेंट्स में कि भाई ये इसका डायरेक्टर है, ये पीएफ का काम वगैरह, पीएफ कंट्रीब्यूशन का सारा काम, मैनेजमेंट का काम रामू देखता है। लेकिन रामू तो, उसको तो भाई ढंग से पढ़ना तक नहीं आता, ठीक है। तो क्या करते थे, जब इस पर इंक्वायरी हो रही है तो पाया गया कि इसने पीएफ कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, तो भाई जो पेनल्टी है वो तो ये दे देगा, कोई बड़ी बात नहीं कि 1,000 रुपये देना है, 10,000 रुपये देने, 1,00,000 रुपये देने, कोई बड़ी बात नहीं इन लोगों के लिए सब चीज़ें। लेकिन जेल कौन जाएगा, जेल जाएगा रामू, ना कि ए, क्योंकि ए उसका डायरेक्टर बना ही नहीं है। चला सब ए है, लेकिन रामू नहीं, क्योंकि जो ए था पहले ए के नाम से कंपनी चल रही थी, लेकिन उसने ट्रांसफ़र कर रखी है रामू को। जब कोई कार्रवाई हो रही है तो रामू, और प्रॉफिट हो रहा है तो ए को मिल रहा है। ऐसा सीन चल रहा था, तो इसको ख़त्म करने के लिए ये नया इस प्रोविज़न में रिवीज़न किया गया है। नया नहीं है, सॉरी, रिवीज़न है। इसमें क्या क्या है कि भाई ए जब अगर कुछ ट्रांसफ़र कर रहा है बी को, मान लो उसने कोई भी वैल्यू एज्यूम कर लो, मान लो 100 रुपये की कंपनी थी, वो उसको एज्यूम ट्रांसफ़र की बी को, तो उसका मान लो कुछ पीएफ कंट्रीब्यूशन या ईएसआई कंट्रीब्यूशन या कुछ और देनदारी थी, कुछ भी देनदारी थी, तो वो अब इसके लिए लायबल दोनों रहेंगे, ए भी रहेगा और बी भी रहेगा। लेकिन बी कितना देगा ज़्यादा से ज़्यादा, बी 100 रुपये देगा ज़्यादा से ज़्यादा, जितना उसको ट्रांसफ़र होने पे मिला है उतना ही वो देगा, इससे ज़्यादा वो नहीं देगा। लेकिन ए की प्राइमरी लाइबिलिटी है, इस रिवीजन में ये कहा रखा है बस, ठीक है। तो इसको मैं पढ़ के बताता हूँ। और सेक्शन कौन सा है, 145 है। वेयर एन एम्प्लॉयर ट्रांसफ़र इज एस्टेब्लिशमेंट इन होल, पूरा कर रहा है ट्रांसफ़र, या इन पार्ट में कर रहा है। द एम्प्लॉयर एंड द ट्रांसफरी कौन है, जिसको ट्रांसफ़र किया जा रहा है, शैल बी जॉइंटली एंड
civilly liable to pay any due amount in respect of any liabilities under the SS कोड। SS कोड के अंदर जो भी लाइबिलिटी है उसके लिए दोनों जॉइंटली लाइबल रहेंगे, जो ट्रांसफरी है और ट्रांसफरर है दोनों रहेंगे। द लाइबिलिटी रेफरेंस हेयर शेल बी इन रेस्पेक्ट ऑफ द पीरियड पीरियर टू द डेट ऑफ ट्रांसफ़र। जिस डेट पे ट्रांसफ़र हुआ है उस डेट से पहले की जो भी लाइबिलिटीज़ है वो दोनों पे रहेगी। और साथ में ये भी कह रहा है द लाइबिलिटी ऑफ ट्रांसफरी, ट्रांसफरी कौन है जिसको ट्रांसफ़र की जा रही है, शैल बी लिमिटेड, उस पर लिमिटेड लाइबिलिटी रहेगी टू द वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑब्टेन बाय हिम बाय सच ट्रांसफ़र। जो ट्रांसफ़र हुआ है उतनी वैल्यू तक ही उस पर लाइबिलिटी रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल दे रखा है कि भाई ए ट्रांसफ़र ए पार्ट ऑफ इट्स बिजनेस, ए कोई बिजनेस का कुछ पार्ट ट्रांसफ़र करता है किसको, बी को, एंड ए हैज़ अनपेड ड्यूज अंडर एसएस कोड एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र की डेट पे कुछ ड्यू है ए के ऊपर एसएस कोड के अंडर। तो इन सच केस, इस केस में बोथ ए और बी दोनों शेल बी लाइबल जॉइंटली एंड इंडिविजुअली, अलग अलग और साथ में लाइबल रहेंगे फॉर सच अनपेड ड्यूज, जो भी ड्यूज हैं उसके अकर्ड अनटिल डेट ऑफ ट्रांसफ़र, जब तक कि वो ट्रांसफ़र नहीं हुआ है उस डेट तक। हावेर बी इज लाइबिलिटी, बी की जो लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ सच प्री ट्रांसफ़र, जो ट्रांसफ़र से पहले जो ड्यूज थे, शैल बी लिमिटेड टू वैल्यू ऑफ एसेट ट्रांसफर टू बी, जो बी को ट्रांसफ़र हुआ है उतने तक ही वो लाइबल रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो रिवीजन में क्या था, पहले करंटली ओनली पीएफ लॉ कंटेम्प्ट्स जॉइंट लाइबिलिटी, जो पीएफ लॉ था उसमें ही था ऐसा, ऑफ द पार्टीज इन केस ऑफ एम्प्लॉय ट्रांसपोर्ट द एसएस कोड एक्सटेंड सच जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी टू अदर सोशल सिक्योरिटी ऑब्लिगेशन अंडर द एसएस कोड। फॉर एग्जांपल पेमेंट ऑफ अनपेड ग्रेजुटी, जो पेमेंट ऑफ अनपेड ग्रेजुटी है उसमें भी ये सब इनमें लाइबल रहेंगे दोनों जॉइंटली। तो इसका मतलब ये पहले जो मैंने सिनेरियो समझा ऐसा होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा, एक को देना ही पड़ेगा भाई। फिर चलो 14 पॉइंट पे आते हैं, पेनल्टीज़ की बात करते हैं। इंक्रीज पेनल्टीज़ फॉर नॉन कंप्लाइंस। तो पेनल्टीज़ में क्या हुआ है देखो, सेक्शन कौन सा है, 133 134 रिवीजन हुआ है थोड़ा। एसएस कोड प्रोवाइड्स फॉर हायर मॉनेटरी पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लाइंस विद सोशल सिक्योरिटी ऑब्लिगेशन। जो पेनल्टीज थी वो पहले कम थी, अब इनको बढ़ा दी है। कितनी बढ़ा दी है वो देखो, मैक्सिमम पेनल्टी फॉर फेलियर टू पे कंट्रीब्यूशन डिडक्टेड फ्रॉम एम्प्लॉयज़ वेजेस, इम्प्रिजमेंट ऑफ 3 years एंड और या तो 3 साल की जेल या 1 लाख रुपये का जुर्माना या फिर दोनों, अगर वो उसका जो कंट्रीब्यूशन है उसको पे करने में फेल हो जाता है। तो there are additional penalties for non-compliance such as non-payment of social security benefits such as gratuity, maternity benefits, cess of building workers compensation in case of workplace related accident। इन केसेस में अगर कुछ नॉन पेमेंट होता है, और इफ रिडक्शन ऑफ एन एम्प्लॉयज़ बेनिफिट्स, जो एम्प्लॉय के बेनिफिट्स उनमें रिडक्शन हो रहा है इन नॉन कंप्लाइंस विद प्रोविजंस ऑफ एसएस कोड, इसमें नॉन कंप्लाइंस कर रहा है कोई एम्प्लॉयर, फेलियर टू फाइल सबमिट रिटर्न्स एंड अदर इंफॉर्मेशन एज पर रिक्वायरमेंट अंडर एसएस कोड, फेल हो रहा है फाइल करने में, सबमिट करने में अपनी रिटर्न्स को इसके हिसाब से, एसएस कोड के हिसाब से, और फिलिंग फॉल्स रिटर्न्स भर रहा है, और नॉन कंप्लाइंस विद प्रोविजंस ऑफ एसएस कोड फॉर विच देयर इज़ नो स्पेसिफिक पेनल्टी। पेनल्टीज़ फॉर फेलियर टू पे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स और ऑब्स्ट्रिंग लेबर अथॉरिटीज़, जो लेबर अथॉरिटीज़ उनके काम में बाधा डाल रहा है। आर्ट टिपिकली इन नेचर ऑफ इम्प्रीजमेंट, इन सब में क्या इम्प्रीजमेंट और मॉनेटरी पेनल्टीज़ वेरिंग रेंज अलग अलग हो सकती है। सेकेंड और सब्सिक्वेंट ऑफेंसेस पेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन चार्जेस, सेस, maternity benefit, gratuity, compensation may be penalized with imprisonment up to 3 years and और फाइन अप टू 3 लाख। भाई 3 साल तक की उसको इम्प्रिजनमेंट या 3 लाख रुपए तक का उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं कुछ बता देता हूँ आपको, चलो वो अगले में बताएंगे। तो अभी के लिए देखो, 3 साल तक की जेल अगर वो पहली बार कर रहा है तो 3 साल तक की जेल या 1 लाख रुपए तक का फाइन कुछ केसेस में। किस केसेस में भाई, मैक्सिमम पेनल्टी फॉर फेलियर टू पे, अगर कंट्रीब्यूशन पे करने में अगर वो फेल हो रहा है तो 3 साल तक की इम्प्रिजनमेंट या 1 लाख रुपए का जुर्माना। और अगर ये सब हो रहा है, नॉन पेमेंट हो गया, फेलियर टू फाइल फॉल्स रिटर्न्स भर रहा है, या फिर जो भी आपका मैटरनिटी बेनिफिट इनमें सेकंड बार और बार बार उसको कर रहा है, तो उस पर 3 साल तक की इम्प्रिजमेंट या 3 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाता है। सेक्शन याद कर लो, सेक्शन 133 या 134 है। अब इसमें थोड़ा सा जो चेंज है वो देखो नेक्स्ट पॉइंट में 15, ये न्यू रिवीजन है जो रिवीजन किया है 138 में। ये कौन से 135 में था, वो सॉरी 133 में और 134 में था, और ये कौन से में 138 में। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस, अगर वो बार बार ऐसी चीज़ें कर रहा है तो उस पर कैसे होगा देखो, पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद मैं आपको पूरा समझाता हूँ है क्या।
The SS code permits the compounding of certain offences in case of first of conviction. Certain offences in following manner. पहला, for an offence punishable with fine only with payment of 50% of the maximum fine provided for that. कि भाई कुछ उसने ऑफेंस किया तो उस पर क्या है, जो पेनल्टी लग रही है उसका वो 50% दे के बच के जा सकता है। लेकिन चलो मैं एक साथ पूरा बताता हूँ, पहले इसको पढ़ दो। दूसरा, फॉर एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट फॉर ए term which is not more than 1 year and also with fine with payment of 75% of the maximum fine provided for that offense. Once an offense is compounded, no prosecution will be instituted against the offender for that offense. अब इसका मतलब समझो पूरे का क्या है। पहले सेक्शन देख लो, 138 है, न्यू प्रोविजन है। ये कहना चाह रहा है कि अगर कंपाउंडिंग ऑफेंसेस में क्या रहता है, अगर पहली बार गलती पर कोर्ट जाने से पहले ही मामला पैसे दे के निपटाया जा सकता है। पहली चीज़ तो ये कह रहा है कि भाई पहली बार आपने गलती की है तो आप कोर्ट मत जाओ, मतलब आपके ऊपर कोई प्रोसिक्यूशन नहीं चलेगा, आपके जो पैसा है देकर आप इस मामले को ख़त्म करो, जो भी आप पे देनदारी है, जो पेनल्टी है वो दे के ख़त्म करो। जैसे केवल मान लो कोई पेनल्टी वाला ही अपराध किया है उसने, तो उसमें वो क्या करता है 50% भर के निकल सकता है, निपटा दिया भाई 50। इम्प्रिजनमेंट वाला नहीं, सिर्फ पेनल्टी वाला कोई उसने ऐसे गलत काम किया है तो उसमें 50% भर के पहली बार के लिए वो जा सकता है। अगर वो वापस करता है तो क्या होगा, कोई ऐसा काम किया कि उसने जुर्माना भी भरना और उसको 1 साल से कम वाली सज़ा हो रही है, तो उसमें वो 50% की जगह 75% भर के निकल सकता है। लेकिन वंस एन ऑफेंस इज़ कंपाउंडेड, अगर ये सब फिर बार बार कर रहा है तो कोई भी उस पर प्रोसिक्यूशन नहीं चलाया जाएगा, उस पर 3 साल तक की जो जेल और 3 लाख रुपए का जुर्माना वो सब कुछ होगा। ठीक है, तो ये था हमारा SS कोड 2020 और साथ में एक इम्पोर्टेंट जो भी है, इंपॉर्टेंस मैटर टू बी प्रोवाइड अंडर द स्टेट सेंट्रल रूल ऑफ SS कोड में देखो, ग्रेचुइटी जो फिक्स टाइम एम्प्लॉयज़ है हमने पढ़ लिया, क्रीच फैसिलिटी होनी चाहिए, डिफरेंट सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स फॉर गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स फॉर PF ESI आर येट टू बी नोटिफाइड। इन सबको नोटिफाई करना बाकी है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ नोटिफाइड सेंट्रल प्रोविजंस ऑफ SS कोड रिलेटेड टू एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम 1995, इसके ऊपर उसने कर दिया। ब्रिंगिंग द स्कीम अंडर द एम्बिट ऑफ SS कोड, इसकी स्कीम को भी इसके अंदर ला दिया। ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। तो यहाँ पे आपका SS कोड 2020 खत्म होता है। वीडियो थोड़ा काफ़ी लंबा हो गया है लेकिन इम्पोर्टेंट है भाई, बहुत इम्पोर्टेंट है। और अब ये देख लो, इतना सा पढ़ने में हमको इतना टाइम लग गया, तो आप पूरा एक्ट पढ़ने बैठोगे तो क्या आप पेपर दोगे या फिर ये एक्ट ही पढ़ते रहोगे? तो इसी लेक्चर को पढ़ना है। अगर आपको मन नहीं कर भर रहा है तो आप जाके पढ़ सकते हो, आपको रोक नहीं रहा, लेकिन टू बी ऑनेस्ट इससे बाहर नहीं जाएगा, मुझ पे थोड़ा सा भरोसा करो। तो थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।